सेकेंड ईयर के आपके 14 लेक्चर में आ चुका हूं और ये चैनल है आपका प्रदीप फिजिक्स गाइड, जहां पर आपको ग्रेजुएशन के लेक्चर्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग थोड़ा ब्रेक कर करके वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आगे आने वाले हफ्तों में हम एक ही हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि एग्जाम तक आपके सिलेबस को हम कोशिश करके कंप्लीट करा सके। तो बच्चों आज है 14वां लेक्चर, जिसमें हम लोग को डिस्कस करना है पहले ही यूनिट के लगभग लास्ट चैप्टर मतलब टॉपिक तक हम लोग आ चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, और ये है टॉयमैन एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर। टॉयमैन और ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर भी एक इंटरफेरोमीटर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल होमोजेनिटी निकालते हैं। किसकी? प्रिज्म की, लेंसेज की, या फिर आपके ग्लास प्लेट वगैरह के ऑप्टिकल होमोजेनिटी का टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग का मतलब यहाँ पर जब लाइट इन सब सिस्टम से होकर गुजरती है तो उससे होकर निकलने वाली लाइट की होमोजेनिटी का चेक टेस्टिंग हम लोग इस मेथड से मतलब इंटरफेरोमीटर से करेंगे। केवल इतना ही नहीं, हम इससे रूलिंग ऑफ आपके लाइट के प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग भी निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये इंटरफेरोमीटर बेसिकली होमोजेनिटी वगैरह के लिए ज्यादा यूज करने वाला है। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि इंटरफेरोमीटर पढ़ रहे हो तो इंटरफेरोमीटर में अब तक आपने बहुत अच्छे से माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखा था। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आपने वहां पर वेवलेंथ वगैरह देखा था, और जो मेथड आपने वहां पर देखा था उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन भी कहलाता है। मतलब ये एक मॉडिफाइड वर्जन आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर का होगा। यहाँ पर भी वैसे ही बीच में ग्लास प्लेट होगा और आपका इस्तेमाल होता है 2 प्लेन मिरर M1 एंड M2। ये 2 प्लेन मिरर जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, और आपका बीच में सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होता है जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों देखते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से जो लाइट होकर के आती है एक दूसरे सुपर इम्पोज होती है और ग्रेटिंग देती है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका पूरा एक सेटअप बना के रखा हुआ है, और ध्यान दीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। लिखने का सेटअप आपको बिल्कुल नहीं बदलना, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही लिखना समझाना चाहते हैं और वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, टॉयमैन एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर में दिस इंटरफेरोमीटर इज डिजाइन्ड फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिकल homogeneity of prism, lenses, glass plate, etc. It is also used for the testing the ruling of plane reflection grating। समझ में आ रही है? प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के भी पैटर्न हम लोग इसी इंटरफेरोमीटर से बनाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग प्लेन इंटरफेरोमीटर मतलब प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इंटरफेरोमीटर से ही बनाते हैं। फॉर द एब्सेंस ऑफ घोस्ट। अब ये घोस्ट क्या है? आपको याद होगा कि वहां पे बीच में डार्क स्पॉट बनता था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट केस होते हैं उसी को हम घोस्ट पॉइंट भी कहते हैं। तो एब्सेंस ऑफ घोस्ट। रे डायग्राम फॉर द इंटरफेरोमीटर शोन एज द फॉलोइंग फिगर। ये आपका डायग्राम है, ये एक बार डायग्राम को थोड़ा समझेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक आपका सोर्स रहता है जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जब लाइट चलेगी तो यहाँ पर एक लेंस पर गिरती है। ये लेंस एक्चुअली कोई कॉन्वेक्स लेंस है और इसके फोकस पर ये रखा हुआ है ये, और जिससे लाइट जो है वो पैरेलल हो जाती है। अब जब ये लाइट जब पैरेलल होकर के आगे की ओर बढ़ेगी तो यहाँ पर एक प्लेट होती है, ग्लास प्लेट, और ये ग्लास प्लेट आपका सेमी सिल्वर्ड होता है। सेमी सिल्वर्ड होने का मतलब ये होता है कि आप ये बात समझ लीजिए कि हल्का सेमी सिल्वर्ड होने की वजह से जो कुछ लाइट है वो आपका रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रिफ्रैक्ट होगी। तो जो सीधे रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पहुंचती है वो अगले ग्लास प्लेट P' से होकर के आपके मिरर M2 पर पहुंचती है। वही अगर मैं बात करूं जो पार्ट आपका रिफ्रैक्ट होती है मतलब ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ से होकर के पहुंचती है वापस नीचे की ओर। ये दोनों जो लाइटिंग मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के परपेंडिकुलर मिरर है M1 और M2, इन दोनों से रिफ्लेक्ट होकर के पहुंचती है तो अगले लेंस M2 पर गिरती है। ये जो अपना लेंस है इन दोनों लाइटों को जो आकर यहाँ मिल रही है उनको फोकस करके E पर दे देता है, जहां पर हम लोग क्या कोई पर्टिकुलर ग्रेटिंग बना लेते हैं और इसके आपके पर्टिकुलर सुपर इम्पोज फ्रिंजेस को देख पाते हैं। ठीक है, तो आगे बात समझते हैं। इसके इस डायग्राम को आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ये वाली प्लेट को भी हम लोग पहले बताए थे कि यहाँ पर ये प्लेट क्यों यूज होता है, ताकि पार्ट डिफरेंस को क्या बैलेंस रख सके, क्योंकि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है इस वाले
की वजह से, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि ये लाइट तो सीधे निकल रही थी, इसके लिए हम दूसरा प्लेट यूज करते हैं ताकि पार्ट डिफरेंस को बैलेंस किया जा सके। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, जा करके देख लीजिएगा। आइए इसके बाद हम इस डायग्राम को यहाँ पर और अच्छे से समझेंगे। इट इज मॉडिफाइड माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर, जैसा कि मैंने बताया, इन विच अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स एस इज यूज्ड द फोकस ऑफ ए इमर्जिंग लेंस L1, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमर्जिंग लेंस L1। द फाइनली इंटरफेरिंग वेव्स आर फोकस्ड एट पॉइंट E, यहाँ पे देख पा रहे हैं फोकस्ड एट E विद हेल्प ऑफ अनदर लेंस L2। ये वाला लेंस बच्चों आपका अनदर लेंस L2 होगा, वेयर द फ्रिंजेस कैन बी सीन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्शन हमने लिखा है वो इसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको पिछला वाला जो डायग्राम अभी हमने देखा उसको फिक्स कर लेना है दिमाग में, ताकि वहीं से वो डायग्राम ही आपको आगे के स्टेटमेंट लिखने में हेल्प करेगा। रटना नहीं है, पहले ध्यान से चीजों को समझ लेना है। अगर चीजें समझे रहेंगे तो आप उसको खुद से बना पाएंगे। केवल लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों, क्योंकि आप कितना रटोगे, कितना रटने के लिए चीजें पड़ी हुई है, और एक इंटरफेरोमीटर रटोगे, दूसरा रटोगे, इसके बाद हमें एक और पढ़ना है उसे देखोगे, तो सारी चीजें मिक्सड अप हो जाएंगी। तीनों को अलग अलग तरीके से समझना है ताकि आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सको। फिर भी लिखने का पैटर्न हमने जैसे बताया है वैसे ही यहाँ पर लिखा भी है। पहले ध्यान से इमेज को पहले कंसीडर करिए कि क्या था इमेज में। वहां से हमने बताया था कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एस सोर्स से लाइट जब चल करके पहले लेंस L1 पर पड़ी, तो जो लाइट पैरेलल होकर के आगे बढ़ी उस लाइट का नाम रखा गया था W, दैट इज वेव फ्रंट। इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट कह सकते हैं। जब ये लाइट आगे चली थी तो एक बीच में क्या हुआ करता था, प्लेट सेमी सिल्वर्ड, वहां पे दो पार्ट में बटा था, एक जो M1 की ओर ऊपर की ओर गया था और एक M2 की ओर जो नीचे की ओर मतलब कि परपेंडिकुलर गया था। ये दोनों पैरेलल हो गए थे और दोनों एक्चुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ करते थे। उनमें एक W1 था ऊपर जो गया था, और एक जो इधर ईस्ट की ओर गया था उसे हम W2 वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल ही आगे बढ़े थे। ठीक, उसी सारे बातों को अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक, फ्रॉम लेंस L1 अ सिंगल प्लेन वेव फ्रंट W इमर्जेस आउट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वहां से लाइट जब आगे बढ़ती है, डायग्राम बना करके अगर इन सब चीजों को देखेंगे सब कुछ वैसा ही क्लियर होगा। ठीक, दिस wavefront gives rise to two plane wavefront W and W2, इसी से दो पार्ट बनते हैं। ठीक है, आफ्टर पार्शियल रिफ्लेक्शन एट द पार्शियली सेमी सिल्वर्ड या सिल्वर्ड सरफेस ऑफ द प्लेट P एज शोन इन फिगर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि वहां पर जो प्लेट था उससे लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों ही। These wavefront are reflected by the mirror M1 and M2 respectively. The reflected wavefront again meet at the plate P and give rise sharing superimposed wavefronts. The superimposed wavefront moves toward lens L2 and focus at point E। याद आ रहा है ना, नीचे हम लोगों ने उसको इमर्ज कर दिया था। जब दोनों से वापस लाइट आती है तो फोकस होती है L2 से E पर। When mirror M1 and M2 are exactly perpendicular to the superimposed wavefront are exactly parallel and phase difference between them is seen at every point in field of view is ऑफ यूनिफॉर्म कलर ऑफ इंटेंसिटी। बात समझ आ रही? तो जब ये दोनों लाइटें वापस आती है तो यहाँ पर जो इंटरफेरिंग आपके मिलते हैं सुपर इम्पोज के बाद, वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के कलर में मिल जाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे ही होंगे। तो ऐसे केस में ना अब क्या करना है आपको, अब आपको इंट्रोड्यूस करना है नेक्स्ट प्लेट, जिसका नाम क्या था, वो दूसरा वाला प्लेट P डैश। तो नाउ अ टेस्ट प्लेट P डैश is introduced as shown in figure। जैसा कि हमने दिखाया था, if it is uniform in thickness and structure the field of view remains of uniform intensity, but if there are irregularities, मतलब जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो irregularities आएंगी in plane P dash, then the fringes are formed at the position of irregularity।
and therefore can correct them by grounding, polishing, etc. ठीक, बात समझ आ रही? तो यहाँ पर हमने जो दूसरे प्लेट को यूज किया तो फिर हमने उस दूसरे प्लेट के थ्रू वापस से पॉलिश करके हमें ग्रेटिंग्स बना ली है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो बच्चों अगर हम इफ P डैश को कॉन्वेक्स लेंस से रिप्लेस कर दे, जैसा कि हमने प्लेट देखा हुआ था वहां पर P डैश को अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से रिप्लेस कर ले तो जो सामने मिरर M2 लगा हुआ था उसको हमें रिप्लेस करना होगा आपके मिरर से। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो सामने मिरर जो प्लेन मिरर था उसको हमें सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के आपके मिरर के साथ रिप्लेस कर लेना चाहिए। जैसे अगर हम रिप्लेस कर लेंगे तो उससे हम ग्लास प्लेट वाले होने वाले ग्रेटिंग्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जितने भी टेस्टिंग करनी होती है, चाहे वो ग्लास प्लेट की, चाहे वो लेंस की, चाहे वो प्रिज्म की, जिसकी भी टेस्टिंग करनी होती है हम उसको P डैश से रिप्लेस कर लेते हैं। बात समझिएगा। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, इफ P डैश इज कॉन्वेक्स लेंस देन द मिरर M2 इज replaced by convex mirror having the same radius of curvature of the test lenses. Okay, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया। Thus this interferometer is used to test glass plate, lenses, mirrors, etc. वगैरह जिसको भी आप चेक करना चाहते हैं with accuracy greater than lambda by 10। मतलब इससे जो मिलने वाली है वो काफी हद तक क्लोज लैम्डा by 10 तक आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। तो आई होप ये बातें आपके क्लियर हो गई होंगी, जिससे हम लोग टॉयमन और ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर को कंप्लीट कर लेंगे। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत भी कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्चुअली लास्ट टॉपिक भी है, खत्म नहीं होगा, कुछ चीजें उसके बारे में आज जान लेते हैं ताकि आगे हम लोग और अच्छे से कर सके। ठीक, तो यहाँ पर ये होने वाला है फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर। तो फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा हाई रिजॉल्विंग लिमिट की वजह से, हाई रिजॉल्विंग पावर की वजह से हम इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल बीम्स के लिए। अच्छा, रिजॉल्विंग क्या मतलब होता है? रिजॉल्विंग का मतलब होता है कि दो अलग अलग बीम्स को या फिर दो अलग अलग फ्रिंजेस को आइडेंटिफाई करना, अलग अलग करना। तो जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी वो उतना ही अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करेगा। तो ये है आपके फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होती है, इसलिए हम मल्टीपल बीम के लिए इसको यूज करके फ्रिंज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते, अलग अलग कर पाते हैं। बात समझिए, इट इज हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। बात समझ आई? मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पर इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है तो मल्टीपल बीम ली जा सकती है। बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिजॉल्विंग पावर इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ हाइपर फ्रिंज स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। जहां पे मल्टीपल लाइंस मिलती है उस वहां पर हम इसको यूज करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को। तो ये है इसका प्रिंसिपल, इस कॉन्सेप्ट का, इस इंटरफेरोमीटर का। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन बच्चों एंड वर्किंग नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि आपका 15th लेक्चर होगा और वो जल्दी आप तक पहुंचेगा और वो इस यूनिट का भी लास्ट होगा। तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सुनने करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बने रहिए। जय हिंद।